नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने टिकाऊ और रसायन मुक्त खेती के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र को चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने और इस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन अनेक मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में कल से साल भर चलने वाले समारोहों की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता प्रकट की। कहा, भारत आतंकवाद तथा बंधक बनाने की घटना की निंदा करता है। प्रसार भारती, रेलटेल और प्लेबॉक्स टीवी ने रेलवायर ब्रॉडबैंड पर किफायती फ्रीडम प्लान का शुभारंभ किया और पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 295 रन की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कृषि पर राष्ट्रीय मिशन पर अपनी सहमति दे दी है। नई दिल्ली में आज शाम मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए इसे लाभकारी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाने के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इन समितियों को चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों को विकास हासिल करने में सहायक हो सकता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। भारत आज सबसे तेजी से विकसित होने वाली इकोनॉमी है। हमारा मकसद हाई जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ इसका लाभ गरीब से गरीब तक पहुंचाने का भी है। दुनिया के लिए जरूरी है कि ग्रोथ को ह्यूमन सेंट्रिक नजरिए से देखें। भारत का ये लक्ष्य रहा है कि देश में हो या फिर ग्लोबली, हमारे हर काम में ह्यूमन सेंट्रिक भाव ही प्रबल हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने और सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इंसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21वीं सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 3 वर्ष में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस कारण भारत सहकारी क्षेत्र में एक विश्व मित्र के रूप में उभर कर सामने आया है। सहकारिता आंदोलन का एक प्रकार से पूरा पुनर्गठन हुआ है और नया जोश भरने का काम हुआ है। 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से 3 साल के बाद एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं हो। 3 नई सहकारिता की कोऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, जिससे भारत का किसान न केवल देश, दुनिया भर के बाजार तक अपनी रीच को बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने कहा कि सहकारी समितियों ने इन वर्षों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र ने आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करके लाखों लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है। श्री तोब्गे ने कहा कि सहकारी समितियों ने विशेषकर गरीबों को निर्धनता से मुक्ति दिलाई है। We come together to celebrate not just the cooperative movement, but the profound impact it has had on communities around the world, especially in uplifting the marginalized and fostering sustainable economic growth. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
इस सम्मेलन में फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोवा कामिकामिका भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के 130 साल के इतिहास में भारत में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा का आयोजन किया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक विशेष कारोबारी समूह पर रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले श्री धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। सभापति ने कहा कि ये प्रस्ताव दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। उधर लोकसभा में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्य दलों ने एक व्यवसायी घराने पर रिश्वत के कथित आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब दोनों सदनों की बैठक बुधवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा प्रकट की है कि संसद का शीतकालीन सत्र लाभकारी रहेगा और इसमें रचनात्मक विचार विमर्श किया जाएगा। संसद सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सत्र संविधान को अपनाने के 75 वर्ष सहित कई कारणों से विशेष रहेगा। हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही उज्जवल अवसर है और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की शुरुआत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ वर्गों के इन आरोपों का खंडन किया है कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। मंगलवार को संविधान दिवस से पूर्व आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री बिरला ने कहा कि संविधान देश के लोगों से संबंधित है और समाज के प्रत्येक वर्ग का इस पर भरोसा है। सभी समाज के व्यक्ति संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान की मूल भावना, विचार और विश्वास भरोसा करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सबको इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस संविधान सबका है, संविधान 140 करोड़ जनता का है। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। ये अभियान देश भर में कल से 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और ये 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। श्री रिजिजू ने कहा कि अभियान का उद्देश्य भारतीय संविधान की मसौदा समिति का हिस्सा रही 15 असाधारण महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को महत्व देना भी है। देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम कई जगह में किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसी सदन में बैठेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिटिंग हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, इसलिए ये ऐतिहासिक पल है। मैं मानता हूं कि इसमें सिर्फ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये इवेंट नहीं है, ये हर एक भारतीय, हर एक भारत के नागरिक सबको मिल करके संविधान दिवस में शरीक होना है, दिल से मानना है और प्रियम्बल को पढ़ना है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि समारोह का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए लोगों को जोड़ना और संविधान तथा इसके निर्माताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
ये एक ऐसा अवसर है जो हम सब के लिए, जिस तरह से संविधान में हमारे कर्तव्यों की चर्चा की गई, हमारे अधिकारों की चर्चा की गई, इस अवसर पर हम सब का ये कर्तव्य है कि हम देश के अधिकतम लोगों को जोड़ सके। संविधान निर्माताओं की दृष्टि, उनकी अपेक्षा और उनकी मंशा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के माध्यम से उनका इंटेंट ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन या पर्टिकुलर क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इसको लोगों के बीच में एक बार फिर ला सकें। इस दृष्टिकोण से साल भर कार्यक्रमों का आयोजन इस दिशा में होने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और लोगों को बंधक बनाने की घटना की भारत समान रूप से निंदा करता है। इटली के रोम में भूमध्य सागरीय संवाद सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की अवहेलना नहीं की जा सकती है। India unequivocally condemns terrorism and hostage taking. It also regards large-scale civilian casualties in military operations to be unacceptable. International humanitarian law cannot be disregarded. In immediate terms, we should all support a ceasefire. India has also extended relief directly and through UNRWA. In the longer term, it is imperative that the future of the Palestinian people be addressed. India favors a two-state solution. विदेश मंत्री ने संघर्ष विराम को समर्थन देने के लिए सभी देशों का आह्वान किया। प्रसार भारती, रेलटेल और प्लेबॉक्स टीवी ने आपसी सहयोग के माध्यम से रेलवे ब्रॉडबैंड पर फ्रीडम प्लान शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और रेलटेल के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने आज नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की। श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करके प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल स्थापित किया है। बड़ी संख्या में दर्शक आज ट्रेडिशनल मॉडल्स या जो टेरेस्ट्रियल या लिनियर टीवी के माध्यम से अपने एंटरटेनमेंट और न्यूज प्राप्त करने के बजाय आज डिजिटल माध्यम से ये जानकारियां प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं। तो इसी दिशा में हमारा ये एक प्रयास है कि एक कंसोलिडेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों तक समाचार, जो जानकारियां हैं, जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीजें उन तक पहुंचा सकें। रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने कहा कि रेलटेल की होम इंटरनेट सेवा देश के इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों में किफायती इंटरनेट पहुंचाने पर केंद्रित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नोयस ने न्यू हॉलीवुड में अस्तित्व थीम पर मास्टर क्लास सत्र को संबोधित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन आज शाम मास्टर क्लास में बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने एम्पावरिंग द चेंज, वुमेन लीडिंग द वे इन सिनेमा विषय पर बात की। फिल्म प्रदर्शनी की बात करें तो आज महोत्सव में कुल मिलाकर लगभग 75 फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें आर्टिकल 370 और अंडर द ग्रे स्काई शामिल है। आज पैनोरामा फिल्मों की प्रदर्शनी में रीजनल फिल्मों और स्थानीय कहानियों का बोलबाला रहा। फिल्म प्रदर्शनी में कन्नड़ फिल्म केरे बेटे, बंगाली फिल्म भूतपोरी और मलयालम फिल्म मंजुमल बॉयज शामिल थी। इन आयोजनों के अलावा फिएस्टा में देश विदेश से आए डेलीगेट्स और सिने प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया के साथ ओमवेश उपाध्याय। पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये विदेशी जमीन पर भारत के रनों के आधार पर सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने टिकाऊ और रसायन मुक्त खेती के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र को चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने और इस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन अनेक मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।